नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के उत्तराखंड दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हानि पाठक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि के.सी. वेणुगोपाल के उत्तराखंड आने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में ही नेताओं के बीच सिर्फ फुटबॉल और कुर्ते फटने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। देखिए, वेणुगोपाल जी को जो ये इतनी कह रहे हैं कि बूस्ट अप करेंगे, तो केरल, हिमाचल, राजस्थान सब में वो ज़ीरो लेकर आए और यहाँ पर आकर वो क्या बूस्ट अप करेंगे कार्यकर्ताओं को? उनके तो इतिहास में ही है कि वो सब जगह ज़ीरो ही लेके जाते हैं। और दूसरी बात ये, यहाँ पर जो आ रहे हैं, ये जो इनकी परिवर्तन यात्रा, यात्रा ये निकाले थे पिथौरागढ़ में, जो मंच से कुर्ते फटे हैं, उसकी आग को बुझाने के लिए दिल्ली से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार की आग फैली हुई है, उसको शांत कराने के लिए किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा। और जहाँ तक रही बात की बूस्ट अप करने की, तो इनके तो सभी नेता जिन पैराशूट वाले जो आते हैं, वो 2-2 दिन का कह के एक ही दिन में प्रवास खत्म करके चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राहुल गांधी जी यहाँ पर आते हैं और मौसम का बहाना बनाकर एक ही दिन में चले जाते हैं। कुमारी शैलजा यहाँ आती हैं, 2 दिन का प्रवास करके एक ही दिन में चली जाती हैं। तो ये वो लोग हैं जो अपने ही आप में पूरी तरीके से शून्य है, और ये यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मंच पर छीटा कसी हुई है, कुर्सी संभालो यात्रा चली हुई है, इन सब चीज़ों को बचाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ अब ना तो कोई कार्यकर्ता बचा है और न ही कोई नेता बचा। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने ऑनबिल टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार हर गरीब तबके के व्यक्ति के साथ खड़ी है। समाज कल्याण विभाग डीबीटी के जरिए 1 क्लिक से लाभार्थियों के खातों में राशि भी भेजी जा रही है। कैबिनेट मंत्री खजान दास जी हमारे साथ मौजूद है। सर, लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं गरीब परिवारों के लिए, विधवाओं के लिए पेंशन योजना चलाई जा रही है। किस तरह से अब तैयारी है, और आज 1 क्लिक पर जिस तरह से खातों में हस्तांतरित भी की जाएगी राशि, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? देखिए, मैं विशेषकर कहना चाहूँगा कि पहले पेंशन जो जाती थी, लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था, डाकिया का इंतज़ार करना पड़ता था कि डाकिया कब आएगा। उससे पूछते थे, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको हम पेंशन देते हैं, वृद्धावस्था पेंशन देते हैं या हम उनको विधवा पेंशन देते हैं, विभिन्न प्रकार की पेंशन है जो 8 प्रकार की हम दे रहे हैं। तो उसको लेकर के पहले चिंताएँ होती थी लोगों को, कब आएगा, बैंक में भी लोग चक्कर काटते थे और समय पे उनको पेंशन नहीं मिल पाती थी। अब एक सिस्टम हमारी सरकार ने किया, मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से 1 क्लिक के माध्यम से पेंशन वितरण का काम किया है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए। मैं बधाई देना चाहूँगा अपने मुख्यमंत्री को। ये कार्य बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है और अब सीधे-सीधे उनके खाते में, लाभार्थियों के खाते में पेंशन जा रही है। और कुछ पेंशन ऐसी है कि जो केंद्र से पैसा हमको मिलता है, वो पेंशन उसका भी इंतज़ार हो रहा है, उसमें थोड़ा-सा अभी समय लग गया, केंद्र से हमको पैसा नहीं मिला है। मुझे लगता है कि इसी माह में हमको पैसा प्राप्त हो जाएगा और उसको भी हम 1 क्लिक के माध्यम से पैसा जारी कर देंगे। सर, जन जन की सरकार कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं, मुख्यमंत्री ने 5 साल पूरे किए, किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे सर? मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि आपका कार्यकाल, यानी कि आने वाली 9 तारीख को एनडी तिवारी जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और सबसे बड़ा कार्यकाल उनका रहा है, यानी कि 5 साल 5 दिन तक वो मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड प्रदेश के। और अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी, उनका रिकॉर्ड भी ध्वस्त करते हुए वो आगे बढ़ेंगे, लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। और आने वाला जो 27 का चुनाव होगा, उसमें भी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, हम जीत करके आएंगे। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता हमारे संगठित होकर के जब किसी काम पर लग जाते हैं तो उसको अंजाम दे पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय, तीसरी बार जब सरकार आएगी लगातार, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही हमारे मुखिया होंगे। जी, धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मंत्री खजान दास जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। डोईवाला के फतेहपुर में सेवा सुशासन और समर्पण के 5 साल कार्यक्रम के तहत जन जन के सरकार जन जन के द्वार बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और डोईवाला विधायक ब्रजभूषण कैरोला ने संयुक्त रूप से किया। शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं विभागों ने अपने अपने स्टॉल भी लगाए।
जहां ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी साझा की गई। साथ ही लोगों की समस्याओं और शिकायतों का भी मौके पर समाधान करने का प्रयास किया गया। लाभ उठाए। मैं एक बार फिर से सभी मंचों से 5 साल मुख्यमंत्री के हुए हैं और इन 5 सालों में जनता के बीच जाकर के और सरकार की जो उपलब्धियां हैं और साथ में जो जन कल्याण से जुड़े हुए कार्य हैं, गरीबों से जुड़े हुए कार्य हैं, महिलाओं से जुड़े हुए से हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हैं, उन तमाम सुविधाएं इन शिविरों के माध्यम से दी जा रही हैं। और सरकार ने जो बेहतरीन काम किया है इन 5 सालों में, उसके बारे में लोगों को अवगत कराया जा रहा है और बहुत अच्छे इसके परिणाम आ रहे हैं। लोगों को तत्काल सेवाएं दी जा रही हैं प्रशासन के द्वारा। तो इस तरह से ये जो 5 साल का एक तरह से जो उपलब्धियां हैं, उनको लेकर के जनता के बीच राज्य सरकार जा रही है। लगातार वर्तमान सरकार द्वारा ये शिविर लगाए जा रहे हैं। हम उसकी इस पहल की मैं सराहना करना चाहूँगा, लेकिन समस्या ये है कि इन शिविरों का फ़ायदा जनता को मिल रहा है या नहीं। अब तक जो शिकायत जनता की आ रही है कि शिविर तो लग रहे हैं, लेकिन जनता जो समस्याएं जनता इन शिविरों में उठा रही है, अब उनका संज्ञान अधिकारी नहीं ले रहे हैं। और अधिकांश विभागों का कहना ये है कि हमारे पास बजट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस तरह के कैंप लगाने का। अब अगर हम सरकार की मंशा जनता तक पहुंचने की है, तो जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी होना चाहिए। आज माझी ग्रांट के इस फतेहपुर क्षेत्र में ये जो जन जन की सरकार, जन जन के दरबार, मुख्यमंत्री के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर ये जो शिविर लगाया गया है, और बहुत अच्छा ये शिविर लगा है कि जो भी सरकार की जो भी स्कीमें हैं, जो भी सुविधा है, वो जो है सीधी जनता को मिले और जनता उनको यहाँ पे आके उनके बारे में बताए और उनका जो है सीधा निवारण यहाँ से हो सके। विधानसभा के अपने यहाँ पे फतेहपुर में यहाँ पर सेवा, सुशासन और जन कल्याण का जो हमारा ये आज यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया गया है। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के 4 जुलाई को उनके कार्यकाल का 5 साल लगातार पूरा हुआ है। इस अवसर पर हम सब क्षेत्रवासियों को बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। और ये पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे विधानसभा में भी कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ पर हमारे क्षेत्र के जितने भी यहाँ पर हमारे स्टॉल हैं, विभिन्न विभागों के हमारे यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। तो उससे हमारे क्षेत्र के जितनी भी पब्लिक है, जनता है, उसको जो उनके लिए योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में जानकारी, उनकी क्या क्या आगे और क्या काम होने हैं, उसके बारे में यहाँ पर ये आयोजन किया गया है। और मैं तो इस अवसर पर मैं सबको बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे यहाँ पर आज के कार्यक्रम में आदरणीय यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। और इसके अलावा बहुत से हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे संगठन के कार्यकर्ता, सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि ये बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत अच्छा हुआ है और लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रहे जन जन की सरकार, जन जन के द्वार सेवा पखवाड़ा के तहत नैनीताल में स्वास्थ्य और सहायता शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में 27 विभागों ने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित भी इस दौरान किया। इस दौरान शिकायत में कुल शिविर में 53 शिकायतें भी दर्ज हुई, जिसमें से 32 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। आपके कहने के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। इससे पहले 45 दिनों की जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम जो हुआ था, उसी के क्रम में ये कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है। ये 15 दिन तक हमारा पखवाड़ा चलेगा। इसमें सभी विभागों को एक मंच में, 27 विभागों को एक मंच में बैठा करके जनता की समस्याओं का त्वरित तत्काल वहीं पे समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे अभी तक 39 शिकायतें आ चुकी हैं। इन शिकायतों में सभी विभागों को, काफी विभाग ऐसे हैं जिनका मौके पे समाधान करा दिया गया है। कुछ विभागों को मौके पे जा करके वस्तुस्थिति के अनुसार समाधान करना है और कुछ विभाग ऐसे हैं जिनके द्वारा यहाँ आ करके स्वयं उपस्थित होकर के ये आश्वासन दिया गया है कि इनका कार्य होने योग्य है और इसको हम तत्काल कर देंगे। प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर आमजन में कोई भ्रम और संशय नजर नहीं आ रही है।
वहीं उत्तराखंड ग्रामीण अभियंत्र विभाग के उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ये प्रक्रिया नई नहीं है। आज़ादी के बाद 1952 के पहले चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का गहन परीक्षण हुआ था। इसके बाद 1957-1962 में भी एसआईआर हुआ। उत्तराखंड में पिछला एसआईआर 2003 में हुआ था और अब 2026 में हो रहा है। बिष्ट ने बताया कि उन्होंने पंचायत, विधानसभा और लोकसभा की मतदाता सूची देखी है और जाना है कि गाँव में 15-20 साल से न रहने वाले अन्य जगह वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा चुके हैं। मृत, स्थानांतरित और रोजगार के लिए बाहर गए लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। इस समय जब एसआईआर हुआ तो बीएलओ को जो डायरेक्शन दिए गए थे, जो उनको जो प्रशिक्षण दिया गया था, तो उन्होंने प्रत्येक मतदाता जिसका वो फॉर्म जो भरने के लिए दिया गया वो आया तो उस घर में पहुंचाने की कोशिश की और जो जो लोग घर नहीं मिले उनसे बीएलओ ने फ़ोन से बातचीत करके उनकी मंशा जानी। तो जिन लोगों ने ये कहा कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में दूसरी जगह चढ़ा हुआ है विधानसभा लोकसभा के लिए, तो उनका स्वाभाविक रूप से एक ही जगह, क्योंकि देश में नाम रहना तो नाम कटेगा, तो ऐसे लोगों के नाम कटे। जिनकी मृत्यु हो गई ऐसे लोगों के नाम कटे। जो नौकरी पेशा लोग थे उनके ट्रांसफ़र हो गए, ऐसे लोगों के नाम कटे। और उसके अलावा जो गांव छोड़ करके रोजगार के लिए बाहर गए उनके नाम कटे। तो निश्चित रूप से मतदाता सूची का शुद्धिकरण जैसा काम हुआ और इससे अब जो मतदान होगा चुनाव में, तो उसमें मतदान का प्रतिशत जिसको हम कहते हैं कि बहुत कम रहा, तो मतदान प्रतिशत आपको बहुत बेहतर दिखाई देगा कि लोगों के मतदान में रुचि भी है, लोग वोट देने के लिए आए भी हैं और तब सही निर्णय भी हो। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से मलबा सड़कों पर आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री हाईवे भूस्खलन के कारण बंद हो गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें भी लग गई। तो वहीं मलबा आने से अलग अलग जिलों में कई सड़कें बाधित हो गई हैं और लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का दौर भी देखा जा रहा है और सबसे अधिक जो चीज़ें जो हुई हैं, जो डैमेज हुई हैं, वो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली में देखी गई हैं। उत्तरकाशी में भी ये देखा गया है कि तमाम सड़कें बंद है, भूस्खलन जैसी स्थिति बनी हुई है। कई यात्री यात्रा मार्ग पर ही फंसे हुए हैं और ऐसे में इन रास्तों को खोलने का काम सुचारू रूप से भी जारी है। तो वहीं ये भी देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में तमाम जो सड़कें हैं वो बंद इस दौरान हो गई हैं और ऐसे में काफ़ी लोग परेशान भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि बीआरओ की टीम हो या फिर एनएचआई की टीम हो, वो रास्तों को सुचारू करने में जुटी हुई है और सभी से अपील भी की जा रही कि मौसम का मिजाज देख कर के ही जो है यात्रा आगे की करें। ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। मानसून पूरी तरह से एक्टिव है और मौसम के मिजाज के कारण ही पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का दौर भी देखा जा रहा है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। देहरादून में मसूरी डायवर्जन के पास करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। वीकेंड पर पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही के कारण ट्रैफिक का दबाव बढ़ने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे यात्रियों को काफ़ी इंतजार भी करना पड़ रहा है। मौके पर पुलिस टीम जाम खुलवाने और यातायात को सुचारू बनाने में जुटी हुई है। वाहन चालकों से अपील की गई है कि वो संभव हो तो वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और धैर्य बनाए रखें। तो आपको बता दें कि वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ जो है वो अक्सर नज़र आती है और जाम खुलवाने में पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं वो जुटी हुई हैं। बड़ी संख्या में मसूरी डायवर्जन के पास लोग पहुंचे हुए हैं, जिससे कि जाम भी लगा हुआ है और ऐसे में करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम ये बताया जा रहा है, जिससे यात्री परेशान होते हुए भी नज़र आ रही हैं। तो पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से ट्रैफिक पर अब दबाव भी बढ़ने लगा है। हालांकि पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं और जाम खुलवाने का काम भी लगातार जारी है। दिनेशपुर थाना परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी अजय गणपति का अलग अंदाज देखने को मिला है। उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी और कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम की सबसे खास बात रही जब बंगाली समाज के लोगों से एसएसपी ने बांग्ला भाषा में संवाद भी किया। अपनी मातृभाषा में बातचीत होने से लोगों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखी। एसएसपी ने निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा है कि शिकायतों का निस्तारण सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर भी दिखना चाहिए।
देखिए, आज दिनेशपुर थाना क्षेत्र में एक थाना दिवस का आयोजन किया गया, साथ ही में CLG मीटिंग का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोकल जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था तथा व्यापार मंडल और अन्य प्रतिनिधियों को बुलाया गया, जिसमें संभ्रांत नागरिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया और अपनी अपनी समस्या वहाँ पर जिसमें पुलिस का हेल्प की या पुलिस के इंटरवेंशन की आवश्यकता थी, ऐसी सारी समस्याएं वहाँ पर रखी गई, जिसमें नशे से लेकर ट्रैफिक से लेकर साइबर क्राइम से लेकर नाबालिग बच्चों द्वारा जो वाहन चलाए जा रहे हैं उसको लेकर बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई और बहुत सारे सुझाव भी प्राप्त हुए। तो इस पर थाना अध्यक्ष को तथा CO साहिबान को हमने ये निर्देशित किया है कि इसका त्वरित समाधान करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है वो पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेते हुए उसमें सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ट्रैफिक समस्या के संबंध में थानाध्यक्ष को ये निर्देशित किया गया है कि नगरपालिका के साथ एक मीटिंग का आयोजन कर जो भी नगर क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या है उसका निराकरण करने का प्रयास किया गया। आज जो दिनेशपुर थाने में थाना दिवस का कार्यक्रम यहाँ रखा गया, उसमें समस्त क्षेत्र की जनता पहुँची और बाजार के व्यापारी लोग पहुँचे, व्यापार मंडल के काफ़ी पदाधिकारी भी पहुँचे और सभी ने अपने सवाल किए। सवाल SSP महोदय और CO साहब महोदय ने नोट किए गए। नोट करने के बाद उनका सभी समस्याओं का समाधान करने का पूरा आश्वासन दिया गया और हमें उम्मीद है कि कप्तान साहब के नेतृत्व में और ये जो समस्या है इनका समाधान हो। उत्तराखंड के मसूरी में MDDA की कार्रवाई ने दर्जनों परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। MDDA ने करीब 80 आवासों को सील कर दिया है। प्रभावित लोगों का दावा है कि उनके पास साल 2026 तक की जमा रसीदें मौजूद हैं। फिर भी अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मकान सील कर दिए। देहरादून में पहाड़ों की रानी मसूरी में MDDA की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 80 आवासों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में अधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद रहा। MDDA का कहना है कि ये कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में की गई है। देखिए, वर्तमान में यहाँ पे लगभग 80 कमरे हैं और उन सभी में परिवार निवासरत नहीं है। जितना अभी तक हमने देखा है उसमें 10 से 15 ही कमरे ऐसे हैं जिनमें लोग निवासरत हैं। अधिकतर लोगों द्वारा अपने उसमें सामान रखा गया है या केवल अपना ताला लगाया गया है, लेकिन जो निवासरत परिवार हैं वो 10 से 15 से ज़्यादा नहीं। देखिए, ये बिल्कुल जो है निराधार बात है। नगर पालिका द्वारा और MDDA के निर्देश जो इससे पहले आए थे वो 24 तारीख के जो थे निर्देश थे MDDA के इसको सील करने के। 24 तारीख को नगर पालिका और MDDA स्थानीय प्रशासन पूरी टीम आई थी और पूरी टीम ने ही जो लोग थे उन्होंने 2 दिन का समय जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने मांगा था और आज जो है लगभग 10 दिन से अधिक का समय हो चुका है और आज ये सीलिंग की कार्रवाई की गई। दूसरी ओर प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे वर्षों से इन मकानों में रह रहे हैं और उनके पास वर्ष 2026 तक की शुल्क जमा करने की रसीदें भी मौजूद है। लोगों का आरोप है कि बिना उनकी बात सुने सीधे मकानों को सील कर दिया गया, जिससे उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। प्रियंका बिस्ट पवार है, ये मेरे पापा जी है, मिस्टर कुंदन सिंह पवार। इनके ही नाम पे हमारी पुरानी दुकान 70 साल पुरानी दुकान थी हमारी, वो तोड़ी गई। उसको तोड़ने के बाद हमारा कोर्ट में केस चल रहा था और चलते केस में हमारी दुकानें इसी गुंडागर्दी पे तोड़ी गई थी। उस दिन भी पुलिस फोर्स बुलाई गई, पूरी मीडिया बुलाई गई। 1 दिन का तक हमें टाइम नहीं दिया गया, जबकि हमारा कोर्ट में केस चल रहा था। चलते केस में कोई भी वो नहीं होता। इन्होंने जब सरकार ने नियम बना रखे तो उन नियमों का उल्लंघन सरकार ही क्यों कर रही, हमें ये जानना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर निर्माण या आवास नियमों के खिलाफ थे तो पहले ही स्पष्ट कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब जब लोगों ने शुल्क जमा किया, रसीदें ली और वर्षों से रह रहे हैं, तो अचानक सीलिंग की कार्रवाई कई सवाल खड़े कर रही है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि यह तानाशाही है और हाईकोर्ट से किसी भी प्रकार के आदेश जारी नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष पूर्व हाईकोर्ट की तरफ से भवनों के आवंटन पर रोक लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि यहाँ निवास करने वाले सभी स्थानीय निवासी हैं और बिना नोटिस के उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैंने पहली ऐसी महिला
पालिका अध्यक्ष देखिए जो गरीबों की छत छीनने का काम कर रही है, और इसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी का भी संरक्षण है। मैं पूछना चाहता हूँ, 4 साल पहले हाई कोर्ट से एक ऑर्डर हुआ था जिसमें इसकी प्रक्रिया पे आवंटन पे रोक लगी थी, उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं हुआ। लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है। एमडीडीसी भी जो सीलिंग के ऑर्डर हुए थे वो 4 साल पहले हुए थे, और उसके बाद वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो अचानक कहाँ से, मैं पूछना चाहता हूँ, अचानक कहाँ से मैसेंट लॉज का जिन निकल गया और आप यहाँ पर सील करने पहुँच गए। आप उन लोगों को भी बाहर निकाल रहे जिनका टैक्स की रसीदें हैं, जिन्होंने टैक्स जमा किया हुआ है, जो पिछले 20-25 साल से एक परिवार है वो वहाँ पर रह रहा है और उसका टैक्स जमा है। 98 से वो टैक्स जमा करते हुए आ रहा है, प्रेजेंट में भी 2027 तक का टैक्स है, और बिना नोटिस आप गुंडों की तरह जाते हैं और उन्हें बाहर निकालते हैं। ये सरासर ये गुंडे, पूरा हिटलर शाही है, पूरा गुंडागर्दी है, और केवल मेरा खुला आरोप है क्योंकि इन कमरों को देख के उन्हें लालच आ रहा है और ये खुलेआम उन लोगों से वसूली करना चाहते हैं, और वसूली करने के माध्यम से ये उन लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि यहाँ पर 70 से 80 कमरे मौजूद हैं, जहाँ पर अनाधिकृत रूप से लोग निवासरत थे। उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई है। अभी 3 कमरों को सील नहीं किया गया है, जिनमें रहने वाले लोगों को 2 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद 2 दिन बाद वहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल, ये जो हमारा भवन है इसमें लगभग 70 से 80 कमरे थे, जिसमें से केवल 3 कमरों को सील अभी नहीं किया गया है, बाकी समस्त को सील कर दिया गया है। वो भी इसलिए केवल क्योंकि उनके पास अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने हमसे 2 दिन का समय मांगा, तो केवल उस 2 दिन का समय दिया गया है। ये पूरी प्रक्रिया जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में की जा रही है, जिसमें स्पष्ट निर्देश थे कि इस भवन में ना ही किसी को आवंटित किया जाए भवन आवास, और ना ही इस पे किसी का कब्जा होने दिया जाए। तो बस उसी के न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ये पूरी कार्रवाई की गई है सीलिंग की। फिलहाल एमडीडीए का कहना है कि वह न्यायालय के आदेशों का पालन कर रहा है और कानून के दायरे में ही कार्रवाई की गई है। वहीं प्रभावित परिवार प्रशासन से राहत और मामले की दोबारा समीक्षा की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।